सारे सिंध में बैठे हैं यहाँ पर। और सिंध की जो धरती है, हम सबको पता है कि हज़ारों साल की इसकी एक नोन तारीख़ है और उससे भी पुरानी है असल में तो। और हमें पता है यहाँ पर इस ज़मीन पर और वैसे भी इस दुनिया में इंसान जो हैं वो हज़ारों साल से रहते आ रहे हैं। और इंसानों ने हज़ारों साल एक यहाँ जीवन बिताया, एक उनका एक लाइफस्टाइल था जो उन्होंने, जिसके साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और ये सारा जो सिस्टम है, ये जो दुनिया है और ये जो ज़मीन है, ये सेल्फ सस्टेन करती रही, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर पिछले कुछ जो है चंद सौ साल में ही इंसान ने ये सोचना शुरू किया शायद कि जो ह्यूमन एजेंसी है, जो इंसान है, वही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबका सारी चीज़ों का मरकज़ है। और उसने ज़िंदगी यूं गुजारनी शुरू कर दी जिसमें सारी चीज़ें उसके गिर्द घूमें। उसने कुछ सोचा और सब उसके हिसाब से करना शुरू किया, और शायद सोचना कम कर दिया इस ज़मीन के बारे में, जानवरों के बारे में, दरख्तों के बारे में, पशुओं पक्षुओं के बारे में सोचना कम किया। तो फिर क्या होना शुरू हुआ जो हमें सब अब नज़र आने लग गया है बहुत ज़्यादा। ये क्लाइमेट चेंज होने शुरू हो गया और ज़मीन हमारी वो ख़राब होने लग गई, पानी आलूदा होने लग गए, दरिया हमने देखे हैं, दरियाओं का क्या हाल हो गया है, सिंध का क्या हाल हो गया है। और सखर में हम बैठे हैं, मैं कल से आया हूँ और यहाँ वाज़े में देख रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा पोल्यूशन है। अब सांस लेते हैं तो सांस लेना मुश्किल है, और हर जगह ऐसे है, कराची में, लाहौर में, कहीं भी चले जाएं। ये सब क्यों हो रहा है? क्या ऐसा हम कर बैठे हैं या क्या हमने करना शुरू कर दिया है? किस तरफ हम सोचने लग गए हैं जिससे ज़मीन भी ख़राब, हवा भी ख़राब, पानी भी ख़राब, हमारी ज़िंदगी भी ख़राब, जानवरों दरख्तों सबकी ज़िंदगी ख़राब हम कर रहे हैं और ख़ुद भी ख़राब हो रहे हैं। तो इसी पर हम देखते हैं कि जब हमने ये देखा है कि ये चीज़ें सब ख़राब होने लग गई हैं, तो फिर हमने कुछ सोचना भी शुरू किया कि इसको ठीक कैसे करें। और उसको ठीक करने के लिए ज़ाहिर है एक अच्छा ख़्याल है, हमने सोचा कि एक इन्वायरमेंट दोबारा से हम कैसे सस्टेनेबल उसको बना सकते हैं, जीना कैसे सस्टेनेबली शुरू करें। उसमें हमने फिर देखा कि हम आर्किटेक्चर भी कैसे सस्टेनेबल हो सकता है, पहनना ओढ़ना ये कैसे सस्टेनेबल हो सकता है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी आलूदगी है उसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन एमिशंस का है, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर फास्ट फैशन है। जो भी हम कपड़े पहनते हैं, जो हमारी पहनने ओढ़ने की चॉइसेस हैं, वही जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस माहौल को पोल्यूट कर रही हैं, आलूदा कर रही हैं। तो जब हमने ये सोचना शुरू किया कि इसको सस्टेनेबल कैसे बनाएं, तो अब उसमें भी हमें देखना है कि क्या हम वो जो एक सस्टेनेबल फैशन है या सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, वो भी बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान ने चंद सौ साल पहले शुरू किया एक और जीवन जिसने इस सारे माहौल को ख़राब कर दिया, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हम सस्टेनेबल फैशन के नाम पर भी बेहतरी की ख्वाहिश के साथ जो चीज़ें कर रहे हैं वो ख़ुद को सोच कर ही कर रहे हैं, ख़ुद के ऊपर ही सारा फोकस रख के कर रहे हैं? क्यों ना हम उस तरफ भी देखें जिस तरह का जीवन यहाँ हज़ारों साल इंसानों ने बसर किया है, जिसकी कुछ झलक अभी भी हम अगर थोड़ा सा हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, शहरों से बाहर निकल कर अपने बिल्कुल आसपास देखें, अपने अंदर झांकें, तो हमें नज़र आती हैं कौन सी ऐसी रिवायात हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, हाथ से कपड़े बनने, मिलजुल कर कपड़े बनने, और 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 बहुत सी चीज़ें ऐसे, खाने की ऐसी चीज़ें हैं, उगाने की ऐसी चीज़ें हैं, रहने का एक अंदाज़ है, घर बनाने का अंदाज़ है, वो हमें नज़र आना शुरू होगा। तो आज भी हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, हमारे साथ मीरा जी हैं, लाजवती हैं और मारवी हैं। ये सब एक, इनके अंदर वो एक रंग हमें नज़र आता है कि अभी भी वो उस चीज़ से जुड़ी हैं जो जिस तरह से हम ज़िंदगी गुजारते आए हैं इस नेचर के साथ हार्मनी में। तो आइए फिर इनसे कुछ बात करते हैं और जो कुछ हमने सीखा है उसको कुछ भुलाने की कोशिश करते हैं और इनसे कुछ नए सिरे से सीखने की कोशिश करते हैं। हेलो जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शिकारपुर से हूँ। मेरे गांव का नाम जो है भिरकन है, और मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी जो हमारे गांव में अभी तक चल रही हैं, शहरों में जो है नहीं चल रही है। जैसे कि हम मिलके काम करते हैं, हाथ की कढ़ाई है,
शहर में जो लोग हैं ज़्यादा तक बस बाज़ार से कपड़े ले लेते हैं। सिंधी जो कढ़ाइयाँ होती है, जो हाथ से कपड़ा बनता है, उसको कोई भी नहीं देखता। क्यों जी? मीरा जी, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये जो काम करती हैं, हाथ की कढ़ाइयाँ हैं, कोई भी और काम है, ठप्पे का काम है, जो चीज़ें भी बनाती हैं, कब से बना रही हैं आप? मैं तो जब से मतलब मुझे शौक़ हुआ, जब मैं छोटी थी, पढ़ाई भी थोड़ी घनी जाती थी, लेकिन मैं ज़्यादा तक ना हुनर को दर्जा देती थी। हुनर से जो है ना मुझे बहुत शौक़ भी था और मैं हुनर में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी ना। मेरी अम्मी भी करती थी और मुझे अच्छा लगता है, जैसे सिलाई करती हूँ, कढ़ाई करती हूँ। पहले तो मैंने खुद सीखा अपनी अम्मी से। किसी भी कोई भी जैसे होती है ट्रेनिंग होती है, ज़्यादा तक लोग जाते हैं बाहर सीखते हैं, मैं अपने घर में ही सीखी हूँ। इसके बाद मैं जब निकली हूँ SRSO के साथ और जो है ज़्यादा हमारे साथ जो काम कर रहे हैं काम, जो भी मतलब इदारे हैं उनके साथ भी किया है। और मेरी जो गांव की लड़कियां हैं वो भी मेरे साथ काम करती है। जो मेरे सहेलियां हैं मतलब बराबरी की, जो मेरी उम्र की हैं, वो भी मेरे साथ करती हैं। हम मिल बैठ के गांव में अपने में काम कर रहे हैं। सभी लोग जो हैं वो क्या अपने बड़ों से सीखते आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सेंटर भी चल रहे हैं, जैसे हमारे इदारे हैं SRSO की तरफ से भी ट्रेनिंगें मिल रही हैं। ज़्यादा शऊर आ गया है सबको कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो घर में उनके पास कोई भी उसकी अम्मी या बहन नहीं है सिखाने वाली, या उसको तजुर्बा नहीं है, तो जैसे बाहर निकले हैं तो वो काम कर रही हैं। हम उनको ट्रेनिंग लेके दी है, अभी उनके साथ हम ऑर्डर भी कर रहे हैं, काम चल रहा है हमारा। और मिल बैठ के ऑर्डर लेते हैं बाहर से और अपने गाँव के, मतलब बहुत अच्छा लगता है हाथ का। कपड़े जो आप बनाती हैं, ये अपने लिए भी यही कपड़े बनाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अपने लिए भी बनाते हैं, बाहर के भी ऑर्डर लेते हैं। वो भी हमें जो आमदनी आती है अपने घरों में अपने बच्चों के लिए काम आती है। जैसे कोई इमरजेंसी है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, उसमें काम आ जाते हैं। और अपने लिए भी हम ऐसे ही हाथ के काम करते हैं, बनाते हैं। मारवी भी हमारे साथ हैं। मारवी, आप बगोदड़ो से आई हैं, तो मारवी आप भी अपने लिए भी कपड़े बनाती हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने हाथ से बने हुए ही कपड़े पहने हैं, लेकिन आपने शायद बाज़ार से ख़रीद के कपड़े पहने हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कब से ऐसा हुआ कि शुरू में तो शायद सब खुद ही बनाते थे कपड़े, वही पहनते थे। कोई आपको याद हो कितना अरसा हुआ है कि जब से बाज़ार से कपड़े लेने शुरू किए हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं? वगैरह भी होते हैं, हाँ, और सेल भी करते हैं घर में इकट्ठे होके। और जो फालतू कपड़ा होता है जैसे गल जाता है वो रीलियों में डालते हैं। इंटरेस्टिंग। तो मारवी जी, ये जो आप जैसे आपने अब कपड़े पहने या जो हम सब पहनते हैं कपड़े फैक्ट्रियों के बने हुए बाज़ारों से ख़रीद कर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये क्यों शुरू किए आपने पहनने, जबकि पहले तो हाथ से बना के सब पहनते थे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं बड़े। तो क्यों शुरू किया, हमें क्यों ख्याल आया कि हम जो बाज़ारों से बने कपड़े वो लेना शुरू करें जो फैक्ट्रियों में बन रहे हैं? वो तो कोई फंक्शन वगैरह होता है, ये शादियां होती हैं तो एप्लिक वाले घर के एप्लिक हुए हुए पहनते हैं। आम घर में तो यही कपड़े पहनते हैं। जैसे शादियां हैं, किसी को देने हैं, गिफ्ट करने हैं, तो फिर एप्लिक वाले कपड़े बच्चियों को देते हैं दहेज में। लाजवती जी भी हमारे साथ हैं। लाजवती जी ने घाघरा पहना हुआ है और ऊपर दुपट्टा ओढ़ा है। तो घाघरे का भी मैं जिक्र करूं कि यहाँ पर हमारे यहाँ सिंध में भी, पंजाब में भी, और बहुत आप आगे तक चले जाएं जहाँ पे प्लेन्स हैं, गर्मी है ज़्यादा, वहाँ पर घाघरे हर कोई पहनता था और घाघरे ही पहने जाते थे। और उसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कल्चर है, तो सिर्फ ये किसी ने बता दिया कि ये कल्चर है और ये स्टाइल है तो इसलिए ये पहनना है। यहाँ पर लोग जो जी रहे थे उन्होंने कुछ कपड़े पहले अडॉप्ट किए, वो बनाए, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और बनाए, फिर बाद में वही एक ट्राइंग और टेस्टिंग के प्रोसेस से गुज़र के वो एक नतीजे पे पहुँचे कि ये लिबास है जो यहाँ के माहौल के लिए भी सूदमंद है। इसमें हमें अगर गर्मी है तो गर्मी भी नहीं लगेगी,
और गर्मी है अगर और हमने पतला कपड़ा पहनना है तो उसको कैसे पहने कि उसमें आप छुपें भी और आपको गर्मी ना लगे। तो घाघरा बना, क्योंकि घाघरे में फ्लेयर है, फ्लेयर से आप छुप भी जाएंगे, लेकिन वो पतला है उसमें से हवा भी आएगी तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। फिर उसके साथ दुपट्टा ओढ़ने का स्टाइल जैसे लाजवती जी ने लिया है, दुपट्टे को यूं अपने आसपास ड्रेप करते हैं कि वो एक विंड कैचर बन जाता है, और जब हवा चलती है, शदीद गर्मी में आप धूप में खड़े हैं, हवा आएगी तो आपके दुपट्टे से यूं अंदर आ रही है और आपकी बॉडी के गिर्द घूमती हुई निकल जाएगी, उससे क्या आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो ये अभी यहाँ पर भी मुझे सुनने में आया कि यहाँ पे भी टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट है, तो ड्रेपिंग टेक्सटाइल फैशन का डिपार्टमेंट है एडोर यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर ड्रेपिंग पे भी काम होता होगा। तो आप लोग सब उसमें देखते होंगे कि किस तरह की ड्रेपिंग हो, जो उसमें क्या क्या चीज़ों को जहन में रखें। तो एक तो ये सोच है कि हमने सोचा है कि मुझे कुछ अनोखा दिखना है, बहुत यूनिक बनना है, एक स्टेटमेंट देनी है, तो ऐसी हो ड्रेपिंग। और फिर वो मैंने बना लिया जोड़ा, फिर मुझे लगा कि इसमें तो गर्मी लग रही हो, फिर तो मैं सिर्फ एसी वाली कार में जाऊं, घर बनाऊं उसमें भी एसी लगा हो। एक तो ये है कि आप पहले प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लें और उसकी ज़रूरत बाद में आप क्रिएट करें कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है और वो आपके लिए कैसे ज़रूरी बन जाए। और दूसरी ये चीज़ है कि आप देखें कि ज़रूरत क्या है आपको, आपने एक लिबास पहनना है, उसमें अच्छा भी दिखना है, उसमें स्टाइल भी हो, लेकिन जहाँ आपने पहनना है उसकी वो जो सारी उसके फैक्टर्स हैं उनके साथ भी उसकी कोई जुड़त हो। तो ये एक ऐसा लिबास था। तो लाजवती जी से पूछते हैं कि लाजवती जी, अब क्या सभी लोग घाघरा पहनते हैं या छोड़ रहे हैं अब पहनना? फैशन के हिसाब से तो काफ़ी लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अपने शौक से पहन रहे हैं। तो शौक से तो ये पहन रहे हैं। तो आपने जैसे कहा कि फैशन, तो इसका मतलब है कि फैशन को देखकर लोग कुछ छोड़ रहे हैं कि फैशन कुछ और बन रहा है जी। तो फैशन कौन बनाता है? हमारे नजीब हैं यहाँ पर, तो आप फैशन, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो हैं फैशन के ऊपर काम कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि हम ही, जैसे उन्होंने कहा कि फ़ैशन बदल रहे हैं, पहले तो ये था कि लोगों ने यहाँ पर वही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं वो अपनाए और एक जोड़े पहनने, वो पहनने लग गए जोड़े। फिर उसके बाद अगेन वही वाली बात कि जो एक ह्यूमन एजेंसी है उसको सबसे अहम समझना हमने जब शुरू किया, और हमने फिर वो फ़ैशन बदल दिए। हम पढ़ रहे हैं, हम शहरों की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, बाहर से भी पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ से आते हैं हम, और फिर हम लोग जो एक ऐसा जीवन गुजार रहे हैं, जैसे हम एक गांव में गए तो वहाँ हमें सुनने में आया कि लोग जो फसल बोते हैं वो एक सीज़न काश्त करते हैं और अगला सीज़न, उन्होंने, एक बूढ़े आदमी थे, उन्होंने कहा कि हम इसको खाली छोड़ते हैं। मैंने कहा जी क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा है ना, साल ऐ रही है ज़मीन। तो एक तो ये जीवन है जिसमें वो समझते हैं कि ज़मीन भी सांस लेती है, पानी है वो भी एक हमारे साथ इमरान साहब सामने बैठे हैं, वो लिविंग इंडस पे काम कर रहे हैं। तो जो एक तो ये जीवन है जो समझता है कि सिंधु भी वो जीता है, वो भी ज़िंदा है, ज़मीन है ये भी सांस लेती है, और सबके साथ हार्मनी में रहते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। और एक ये है जो हमने पढ़ लिख कर अपने तईन, और हमने एक स्टेटमेंट क्रिएट कर दी कि ये फ़ैशन है, तो हमने सबके जहनों में डाल दिया। और फिर हमने क्या किया कि एक प्रोडक्ट पहले बना दी और उसकी ज़रूरत जो है वो सबके जहनों में डाला कि आपके लिए ज़रूरी है, कंसेंट मैन्युफैक्चर कर दिया। और फिर मारवी वो भी जो हमेशा बचपन से जिन्होंने पहने घर में अपने बनाए हुए कपड़े, उनको भी लगा कि क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे पहनने हैं, तो शायद यही हो चलन ज़माने का और हमें भी यही अपनाना है। तो उन्होंने भी वो पहना। और अब जैसे लाजवती जी हैं वो कोशिश कर रही हैं जुड़े रहना, लेकिन उनके ऊपर भी हम पढ़े लिखे लोगों का प्रेशर है कि नहीं, ये जो सबके साथ हार्मनी में है जीवन, ये नहीं सही, और आप एक नया वो क्रिएट कर लें और वो बनाएं। आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? वो भी एक रिलेशन बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक चीज़ अपने हाथ से करते हैं तो उसकी एक एज होती है। एक मशीन मेड चीज़ और जो मटेरियल है वो सस्टेनेबल नहीं है इतना जितना आपका जैसे अभी आपने जैसे एक ब्लॉक प्रिंटिंग पहनी, ये सरफेस एक सस्टेनेबल है जो कि नेचुरल डाइस है। इवन मैं सब जो भी आप स्टेज पे बैठे मैं उनकी देख रहा हूँ, वो चीज़ें सस्टेनेबल क्लॉथ है जो कि हैंडमेड है, सो वो प्रिंटेड नहीं है, प्रिंटेड भी हैं तो वो नेचुरल डाइस के हैं, तो वो एक चीज़ आपको ना एक फ़ील होती है, और इवन आपकी स्किन बॉडी पे भी वो रिएक्ट नहीं करती। तो ये चीज़ें हैं, अगर बच्चे को कोई कपड़ा पहनाना है तो उसकी स्किन के साथ होता है, बड़े जो पहनते हैं एजेड उनका एक अलग जो होता है आपकी स्किन पे रिएक्ट करता है, लेकिन हम जो बहुत सस्ते प्रिंटेड कपड़े लेते हैं वो आपकी स्किन डिजीज़ में बहुत जो है ना वो
आपको इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मेडिकली क्लॉथिंग में बहुत बड़ी केमिकल्स और ये वो सारी स्टिचेस, टेक्सचर्स, ये आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा एक कंपैरिजन उन्होंने ड्रॉ किया है कि दो तरह के कपड़े हैं, एक जो हम अब पहन रहे हैं जो हर जगह बिक रहे हैं और हमें ये भी लग रहा है कि ये तो सस्ते भी हैं ना। तो सस्ते लेने का कब से शुरू हुआ ना कि हमने सोचा है कि हमें लाजमी सस्ता लेना है? क्या सिर्फ ऐसा है कि महंगाई है या फिर कोई और भी वजह है? तो ये भी अब मुझे याद आ रहा है कि हम एक दफ़ा एक गांव में गए, कोई वहाँ पर शायद थिएटर कर रहे थे, तो एक खातून थी, हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर सबसे पहले शहर से कौन सी चीज़ आई ना, कोई नई चीज़। तो उन्होंने कहा कि साडा मुंडा सी वो शहर काम करन गया तो एक पेटी ले आया, ट्रंक पेटी देखी होगी आप सब ने, एक संदूक है छोटा ना, तो वो ले आया और उसने कहती कि सारी बुढ़ियाँ हैरान हो गई ना कि ऐसा की करांगे। तो ऐसी पूछा है कि काका ऐसा की करांगे, इसका क्या करेंगे ना हम? तो वो कहने लग गया कि अम्मा एदे च ना कपड़े रखांगे। तो माँ बोली कि जे कपड़े एदे च रख लांगे तो पावांगे की। सो एक ये लाइफस्टाइल था कि आपने कम पहनने हैं, तो फिर अगर आपने कम पहनने हैं तो फिर आप अच्छे भी पहन सकते हो। फिर आप सोच सकते हो कि मैंने अगर कम पहनने हैं तो वो उसका ख्याल रखें कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, ज़्यादा लंबा चलेगा भी तो कोई बात नहीं। अब हम फैक्ट्रीज़ में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं लोगों से और उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या ये कोशिश करते हैं कि आपने जो कपड़े बनाए हैं ये लंबा चलें? तो उन्होंने कहा भाई हम क्यों कोशिश करेंगे ना, अगर हमारा एक कपड़ा लंबा चलता है तो एक कस्टमर ने हर 6 महीने बाद हमारे पास आना है ख़रीदने, तो उसकी जगह अगर वो उसका 2 साल कपड़ा चल जाए, इसका मतलब हमारी 3 चीज़ें तो बिकेंगी नहीं। तो वो तो चाहेंगे ही नहीं लंबा चले। और फिर उसके साथ साथ हर वक्त मीडिया के ऊपर, टीवी में हमें नज़र आता है जो सेलिब्रिटीज़ हैं और जो सारा हम पढ़े लिखे लोग हैं जो फैशन की फील्ड में भी हैं, वो एक कंसेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपने ज़्यादा कपड़े पहनने हैं। और ज़्यादा कैसे पहनने, आपने रिपीट नहीं करने। अब तो सोशल मीडिया सब इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होंगे आप लोग ना, तो एक दफ़ा इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट लग गई है वो वाले जोड़े में दूसरी दफ़ा तो नहीं लगेगी, तो फिर तो आपको कांस्टेंट प्रेशर है कि आपको बदलना। तो ये प्रेशर सब पे है और ये प्रेशर उन पे भी अब पड़ने लग गया है जो बड़ी मुश्किल से जुड़े हुए हैं अपने उस क्राफ्ट के साथ। अब ये प्रेशर हम सब पर है, तो ऑफ कोर्स मारवी जी पर भी है, तो उनको भी कोशिश है कि वो काम वाले जो कपड़े हैं वो तो ज़ाहिर है अब महंगे भी हैं, मुश्किल से बन रहे हैं, तो एक आध रख लें तो बाज़ार से लेके ना। और बाज़ार वाले भी तो हर वक्त हमें बताएंगे, एड्स आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं हर वक्त, इतना सस्ता, सेल लग गई है, सेल लग गई, आप ज़्यादा ले लोगे, रिपीट नहीं करना पड़ेगा, बार बार पहनोगे। तो ये सब यूँ चल रहा है। लेकिन फिर हम ये सोचें कि वो जो कपड़े हैं वो जो सस्ते भी बन रहे हैं, हम ज़्यादा भी पहन रहे हैं, वो कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, किस जगह बन रहे हैं? अगर वो फैक्ट्रीज़ में बन रहे हैं तो वो फैक्ट्रीज़ इस माहौल का क्या हाल कर रही हैं? अभी शुरू में हमने जो पोल्यूशन की बात की है कि इतना जो सारा क्लाइमेट चेंज है, हवा जो है वो गंदी कर दी है, दरियाओं का बुरा हाल कर दिया है, कौन कर रहा है? ये जो हम कपड़े पहनने यही कर रहे हैं। फैक्ट्रीज़ जो कपड़ा बनाती हैं उससे गंदा पानी निकलता है, दरियाओं को आलूदा करता है, फिर उसमें से जो धुआं निकलता है वो हवा को आलूदा करता है, और फिर वो जो वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं उनको कितनी थोड़ी उजरत मिलती है, वो किस माहौल में काम करते हैं, और वो कैसे, क्या वो खुश हैं वो काम करते हुए? प्रॉफिट कौन सब कमा रहा है? क्राफ्टमैन से काम किया था, क्राफ्ट वूमेन के साथ, तो आई रिमेंबर जब वो एक चीज़ बनती थी तो उस एक चीज़ की मैन्युफैक्चर होने में या क्रिएट होने में महीने लग जाते थे। अब जैसे आप सबसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो भी आप चीज़ क्रिएट करी उसमें कितना टाइम लग जाता है? वो जो है भाई, मैं तुम्हें बता रही हूँ, जैसे हम काम करते हैं, कोई शर्ट है, पहले तो ज़्यादा ज़मीनों में भी काम होता था और एक शर्ट पे ज़्यादा टाइम लग जाता। अभी जो बन रही है शर्ट मेरे हिसाब से हफ्ते में और 1.5 हफ्ते में बन जाती है, पहले तो महीनों में बनती थी बिल्कुल। और एक और बात भी है कि जैसे जो शर्ट महीने में बनती थी, 5 बंदियाँ बैठी तो वो 1 हफ्ते में तैयार कर ली इस वजह से। और जो हाथ की चीज़ है उसकी जो कदर है ना हमारे गांव में, शहर में है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम शहर वाले कपड़ों की कदर कम करते हैं, हाथ की चीज़ की ज़्यादा करते हैं, उनको संभाल के रखते हैं।
जैसे मेरी बच्चियां हैं, वो कपड़े मेरे बने हुए हैं मेरे बच्चों के, मैं उनको कहती हूँ कि इनका बहुत कदर करना है। जैसे हमारी चीज़ें कुछ ऐसी बनी हुई हैं सालों में, 5 साल 6 साल, और रिलियाँ तो 10 साल से भी पड़ी हैं, संभाल के रखी है माशाल्लाह। इतनी अच्छी अच्छी हमारे पास चीज़ें, शहर के लोग जैसे ख़रीदते 50,000 में 60,000 में, ऐसी रिलियाँ हमारी संदूकें भरी हुई है, क्योंकि हमें गांव वालों को उनसे प्यार बहुत है, हाथ की चीज़ का। शहर वालों कपड़ों का कोई हमारे पास उनकी कदर कोई नहीं है। ये समझ कहाँ से आती है? ये भी एक सवाल है। प्रोसेस से जुड़ने से भी आती है। ये भी एक फ़र्क नजीब ने जैसे शुरू में उन्होंने भी एक कंट्रीब्यूट किया कि वो जो एक चीज़ फैक्ट्री में बन रही है, आपको नहीं पता वो कैसे बनी है कैसे नहीं बनी, आपने बस उसको ऐड टू कार्ट किया है, वो एक रोबोटिक चीज़ है आपके पास आई है, आपकी उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, वो पहनी है फेंक दी है कहीं गुम गई है, कुछ नहीं है। एक चीज़ है आपको उसके प्रोसेस का अगर पता है वो कैसे बनी है, हाथ से रंगी है, कितने लोगों ने उसको छुआ है, उसका कपड़ा कैसे, उसकी कपड़े की वीविंग कैसे हुई है, उसकी रंगाई कैसे हुई है, फिर छपा है, ऊपर अगर कढ़ाई हुई है, कितने हाथों की पॉजिटिव एनर्जी उसमें आई है। तो वो सारा जो एक ह्यूमन उसमें है एलिमेंट, उसकी एक इमोशनल वैल्यू को बढ़ाता है, फिर आपको भी वो अजीज़ होती है। लेकिन इनको इतनी अजीज़ क्यों है? क्योंकि ये प्रोसेस से जुड़े हैं। तो हम जो भी, मुझे ऐसा लगता है कि हम खाते हैं तो हम ये ज़रूर सोचें कि ये कहाँ उग रहा है, और ये जो हम चीज़ खा रहे हैं, जो भी चीज़, ये उगने से लेकर हमारे तक आने में इस ज़मीन, हवा, पानी, मिट्टी सबका क्या हाल कर रहा है, और लोगों का जो इसके दरमियान जुड़े हैं, जो पहन रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ बात करने का ये मकसद है बच्चों, कि हम सब सोचें कि जो हम चीज़ें पहनते हैं, हम अगर अपने माँ बाप से ज़िद करते हैं कि हमें ज़्यादा कपड़े ख़रीदने हैं, हमें इस तरह की चीज़ लेनी है, तो हम ये सोचें कि वो चीज़ हम अगर वो लेते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो वो इस माहौल का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वो चीज़ें क्या उसमें क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, हमें उसकी समझ हो, उससे जुड़त हो। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमें ये अगेन थोड़ा सा रिपीट करना, इनके साथ सवाल है। आई रिमेंबर जब मैं इन छोटे बच्चों के जितना था, तो जब भी हम गांव जाते थे, रली बनती थी या कोई ड्रेस बनता था, तो जैसे मैम ने कहा कि वो 5-6 औरतें एक साथ बनाती थी रली में। तुम आई रिमेंबर 8-10 डिफरेंट औरतें बैठ के, या हमारी बड़ी जो है अम्मी बहन है वो बनाती थी। तो हम भी जब उनके साथ खेलते थे तो उनका एक रिलेशन बिल्ट होता था कि वो एक हफ्ता चीज़ चल रही है, कलर्स देख रहे हैं, वो सारी एक दूसरे में बातें कर रही हैं, खाना भी वहीं खा रहे हैं, सारे मसले भी वहीं पे हल हो रहे हैं घर के। तो क्या अभी भी इसी तरह आपका काम होता है, या वो इसी तरह है, या फिर अभी भी अकेले अकेले कोई, आजकल तो इंडस्ट्रीज़ भी बन गई, उधर भी काम कर रहे हैं? मारवी, आप पहले भी जिक्र करी थी, बताइएगा ज़रा कि रिली आप बनाते कैसे हैं, और वही वाली बात कि क्या अकेले बनाते हैं, सब मिलकर बनाते हैं? तो कितना इम्पोर्टेंट है? सब मिलकर बनाते हैं, क्योंकि एक इंसान तो नहीं बना सकेगा ना, हर कोई अपनी राय से, एक दूसरे से राय पूछकर फिर ही बनाते हैं। 2 महीने लग जाते हैं रिली को बनाते बनाते। फिर जो फालतू कपड़े होते हैं गल जाते हैं, फिर वो उसके बीच में पूर के लिए डालकर फिर रिली बनाते हैं। या एक प्लिक का काम में टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं रिली बनाने में। तो अभी हम वही वाली बात भी कर रहे थे कि अगर ये जो सारा है, आई मीन फास्ट फैशन है, जो कपड़े इंडस्ट्रियल मेड सारे कपड़े हैं, ये माहौल का क्या हाल कर रहे हैं, तो उसके बाद दूसरी चॉइस हम फिर सोचते हैं कि किस तरह का फ़ैशन प्रोड्यूस करें। यहाँ पर भी जैसे टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि एक हम सस्टेनेबल फ़ैशन बनाएं, ज़ीरो वेस्ट चीज़ें हों। तो क्या हमें एक नए सिरे से कोई शुरू करना है, कोई ज़ीरो वेस्ट का कल्चर क्या ऑलरेडी यहाँ पर है? अब जैसे उन्होंने बात की कि रिली कैसे बनाती हैं, कि जो एक कपड़ा बन रहा है उसमें से कुछ पीसेस निकल जाते हैं, जो बच जाते हैं टुकड़े, उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे रिली बनाने में। वो तो जो नए पीसेस हैं उनको रिली के ऊपर की जो लेयर है बनाने में इस्तेमाल करेंगे। अब जो पुराने कपड़े हैं जिनको फेंकते हैं हम यूजुअली, और जो फास्ट फैशन के तो सब फेंके जाते हैं और वो डंप बनाते हैं ज़मीन में, और ज़मीन के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, वो कभी भी उसके अंदर वो जो है ना वो ज़मीन में नहीं मिलेंगे, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं, और ज़मीन को मुसलसल ख़राब किए जा रहे हैं। लेकिन एक लाइफस्टाइल और है, हमारे आसपास है, और हमें सिर्फ आंख खोल कर उसे देखना है। और ये जो बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, अच्छी बात है, हमें सीखना है, ये हमें शऊर भी दे रही हैं, ज़ीरो वेस्ट कल्चर है। लेकिन ज़ीरो वेस्ट कल्चर तो ऑलरेडी इट्स देयर, द पीपल आर देयर, द क्राफ्ट इज़ देयर, वो सारे प्रोसेसेस वो भी यहाँ यहीं पर मौजूद हैं कि वो हो रही हैं चीज़ें। वो जो वेस्ट कपड़ा है वो अंदर की लेयर में लग जाएगा, जो बाकी पीसेस हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये तो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर पहले से।
मारवी जी, ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि ये कितना, जैसे आप पहले हम वहाँ मिले तो आप जिक्र कर रही थी कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये काम आपके लिए, क्या करता है आपकी ज़िंदगियों में, क्या बदलाव लाता है ये? काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि वो अगर हम चाहें तो उसको ज़रूरत के टाइम पर दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और अपने जिस तरह इन्होंने कहा कि वो रख सकते हैं, सालों साल ख़राब नहीं होती, कपड़ा ख़राब नहीं होता। तो मिलकर काम करने में भी अच्छा लगता है? हाँ जी जी, बिल्कुल मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे से पूछ कर सलाह के साथ। तो क्या मिल के काम करने से क्या आपको लगता है, जुड़त भी हो रही है कोई? जी जी बिल्कुल, एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, दुख सुख बांटते हैं। वाह। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह अगर कपड़े बने, सब मिलजुल कर बनाएं, तो ये भी अच्छा है कि हम एक दूसरे से जुड़ भी रहे हैं, उसमें एक दूसरे के मसले भी हल होते हैं, एक दूसरे से शेयर होते हैं, नॉलेज प्रोडक्शन भी हो रही है, कहानियाँ निकलती हैं उससे। अभी हम लोग आ रहे थे जब लाहौर से यहाँ, तो वो एक स्केचेस का ही एक गीत है, वो रास्ते में सुना मैंने, तो मुझे सर्तियों उसका नाम है। तो हमारे एक दोस्त हैं, साथ ही आ रहे थे, सिंधी मीर, उन्होंने बताया कि वो क्या है कि एक जगह पर पानी भरने गई हैं कुएं पे औरतें, और वहाँ पर भिटाई की ये शायरी है, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर कुएं पे पानी भरने आई हैं और वो लेकर जा रही हैं, तो जो एक खातून है वो दूसरी अपनी सहेलियों को वहाँ पर रोक कर, जहाँ पर सब मिलती हैं और बातें करती हैं, वो जिक्र कर रही हैं कि मेरा जो ताल्लुक़ है, मेरी जो जुड़त है, वो सब कुछ है, वो तो अपने पुनल के साथ है, मेरी टांग सारी जो है वो पुनल के साथ है, और वो सारी कहानी वहाँ से चलती है। तो कहानियाँ कहाँ से निकलती थी? जब लोग मिलकर कोई काम करते थे, मिलकर कुएं पे पानी भरने जा रही थी, मिलकर एक वो रिल्ली बना रही हैं। उसके अलावा चरखे के ऊपर कहानियाँ हैं हमारी, बहुत से चरखे के गीत हैं जो आबदा परवीन ने भी कुछ गाए हैं। चरखा कैसे काटती थी, तिरिंजन का एक कॉन्सेप्ट है। तिरिंजन क्या थी? एक विमेंस कलेक्टिव था जहाँ औरतें मिलकर बैठती थीं, हंसी ठट्ठा भी करती थीं, एक दूसरे से मजाक हो रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, आर्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कहानियाँ सुन रहे हैं, एक दूसरे को सुना रही हैं, और वहीं से सारी स्ट्रगल्स भी निकल रही हैं, कहानियाँ भी निकल रही हैं। तो क्या खूबसूरत जीवन था। और दूसरी तरफ क्या है, जो चीज़ें फैक्ट्रियों में बन रही हैं, इंडस्ट्री जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, वो कैसे बनती हैं। तो मीरा जी, आप ज़रा बताएं, आपका एक्सपीरियंस है कि आपने फैक्ट्रियों में भी काम किया, आपके साथ जो औरतें उन्होंने भी, कि वहाँ पे कैसा माहौल होता है? जैसे फैक्ट्रियों में काम होता है, वहाँ पे जैसे फीमेल है, मेल है, वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, वो बंद होती हैं, कोई उसमें खुली फ़िज़ा, कोई हवा नहीं लगती, वो सारा दिन काम करते हैं, कहते हैं कि घर के लिए कुछ ना कुछ करना है, बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। बंद हवा मतलब उसमें हवा कोई भी नहीं लगती, काम करते हैं। उनकी जो फैक्ट्री का धुआं है जैसे उनको बीमार कर देता है। फिर वो आ जाते हैं घर पे कुछ पैसे लेके, वही जो है ना खर्च हो जाते हैं दवाई पे। और जो हम खुली फ़िज़ा में काम करते हैं, जैसे ज़मीनों में सब्ज़ियाँ हैं उनको उगाते हैं, उसके बाद जो हम खुली फ़िज़ा में मेल फीमेल काम करते हैं, वहाँ पे जो अच्छी मतलब फ़िज़ा है ना, वो हमें बीमार नहीं करती। फैक्ट्रियों में जो भी ले जाते हैं वहीं से बीमार होके आ जाते हैं। हमने काम किया है उधर, हमारे जो मेल है उसने भी किया है, फीमेल ने भी किया है, लेकिन वो सारा दिन मतलब घर में आ जाते हैं, छुट्टी के दिन पड़े रहते हैं सोए के, हम बीमार हो गए हैं, काम करके थक जाते हैं, अभी हमारे को कुछ नहीं करना है। हम जो ज़मीनों में काम करते हैं, घरों में करते हैं, फ्रेश रहते हैं खुली फ़िज़ा में। और बैठ के जैसे आपने कहा कि मतलब जैसे शहर में लोग हैं अपने अपने घरों में काम करते हैं, बाहर ऑफिस में काम करते हैं, उनको कोई पता नहीं होता है मेल फीमेल को कि मेरे रिश्तेदार में कौन सी बात हुई है, मतलब मसले मसाइल हो गए हैं, उनको नहीं पता होता है जब तक वो कॉल पे ना बताएं। हमारे गांव में जैसे मिलके काम करते हैं, घर में फ़ीमेल करती हैं तो उनके साथ भी बात हो जाती है। कोई कहता है मेरे बच्चे के साथ कोई मसला है, कोई घर में फ़ीमेल के साथ मसला है, हम उनका ऐसे मसला हल कर देते हैं जैसे हम कुछ बचत में रखते हैं पैसे, उनको दे देते हैं कि ये आप रख लें और जो आपकी मुश्किल है इसको हल करें, बाद में ना जैसे ही तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो फिर दे देना, कोई मसला नहीं। ये है हमारी मिल बैठ के काम करने का फ़ायदा। और जो हमारे मेल हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, शाम को बैठते हैं ज़मीनों में,
ख्याल भी करते हैं उनका, जैसे पानी वानी देते हैं और उनके साथ बातें भी हो जाती है, एक दूसरे का हाल है वो भी बता देते हैं। इसमें ये होता है कि हम ना परेशान नहीं होते, एक दूसरे की मदद कर देते हैं। शहर में ये नहीं है। वाह, देखें जी, मतलब ये कैसा एक जीवन है। और ये वही है जैसे हम यहाँ पर रहते आए हैं इस ज़मीन पर, हज़ारों साल से, सदियों से हमने यूं ही यहाँ जीवन बिताया है, वही एक दूसरे के साथ जुड़कर और एक दूसरे का ख्याल करके, अपने आसपास के जो सारी हवा, पानी, ज़मीन, जानवर, सबका ख्याल रख के। एक ये है तरीका। और कपड़े बनाने का भी ये तरीका, जैसे मीरा जी ने बताया। और मीरा जी ने ही बताया कि दूसरी तरफ क्या है, जो हम कपड़े, जो एक फ़ास्ट फैशन है, वो जो सारा फैक्ट्रियों में बन रहा है, वो क्या क्या कर रहा है इस माहौल के साथ। और माहौल के साथ तो जो कर ही रहा है, जो इंसान वहाँ पर सब काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, जैसे मीरा जी ने बताया कि कैसे वो एक छोटी छोटी ऐसी जगहों पर, सफोकेटेड जगहों पे वो काम करते हैं। और वहाँ पे काम करते हुए बीमारियाँ कितनी जो है वो लेकर आते हैं घरों में। और वो जो थोड़ी बहुत उजरत उनको मिलती है, वो कैसे उनकी दवाइयों पर ही ज़ाया होती है। तो आप इसको, मुझे ऐसे लगता है कि हमें सोचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कि हमारी पहनने ओढ़ने की जो चॉइसेस हैं, जो हमारा फ़ैशन है कि हमने ये पहनना है या वो पहनना है, वो किस तरह हमारे माहौल पर और लोगों की ज़िंदगियों पर क्या असर है उसका। और जैसे इन्होंने भी बताया अभी कि फैक्ट्रियों में जो कपड़े बन रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, और जो दूसरी तरफ घरों में चीज़ें बन रही हैं और वो हमेशा से बनती आई हैं इसी तरीके से, वो कैसे इंसानों को जोड़ भी रहा है, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी भी ला रहा है, वो खुश भी हैं। और उससे वो एक इस तरह से वो सस्टेनेबल है कि जिससे सब चीज़ें एक नेचर के साथ हार्मनी में हैं, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ अभी। और उससे ज़ाहिर है आपको एक दूसरे का जब ख्याल है तो आपको फिर जानवरों का, परिंदों का, सबका, जैसे आप बात कर रही थी अभी कि वो दूध जब निकालते हैं भैंस का, तो लेते हैं, कुछ पैक जूस दूध लेते हैं, कुछ ऐसे ही जैसे बाड़ों वालों लेके आते हैं, उनको घरों में दे जाते हैं। हम इसकी को ना पसंद नहीं करते हैं दूध को, क्योंकि हमें अपने घरों में भैंसें, गायें रखी हुई हैं, उनका दूध हम घर में इस्तेमाल करते हैं बच्चों को, और उनके जो बच्चे हैं उनको भी अच्छे तरीके से दूध पिलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनको ना आप टीका लगा दें, टीके से दूध ले लें, ज़्यादा भी दे देंगे, ये कम दे रही हैं। हमने कहा नहीं, हमें अच्छा दूध चाहिए, खालिस। जो ये टीके वाला दूध है वो बच्चों को बीमार करता है, बड़ों को भी बीमार करता है, उनमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो बगैर टीके से, जैसे हम उनको बच्चे को पहले पिलाते हैं, फिर दूध लेते हैं, फिर बाद में दोबारा उस बच्चे को पिलाते हैं, क्योंकि वो बच्चा बड़ा होगा, वो भी हमारा जैसे ना कोई मसला मसाइल हो जाता है। अगर वो जैसे गाय है तो फिर वो भी बच्चा देगी, दोबारा दूध उसमें भी आ जाएगा। और जो वो होता है, मेल होता है, उसको तो हम ऐसे भी रखते हैं, या तो बस दे भी देते हैं, कुछ आमदनी उससे भी आ जाती है। और जो दूध है ना, हम बाहर का बिल्कुल भी, बस शहर में आते हैं, शहर वालों की या तो चाय भी नहीं पीते हैं, उनका दूध भी नहीं पीते। हम कहते हैं नहीं भाई, हमें तुम्हारी चाय नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट हमारी अपनी गाँव की चाय की है वो तुम्हारी नहीं है। हम कराची भी गए थे, उधर हमें चाय मिल रही थी, हमने कहा नहीं पीनी है हमें चाय, ये ले जाओ अपनी चाय, हमारी चाय की तरह नहीं है। ये जो है ना खालिस खीर जो होता है, जो टीके लगाते हैं ना, ये बिल्कुल उस दूध में केमिकल, वो बीमारियां पैदा करता है। और जो खालिस खीर है ना, बगैर टीके के सही है। और ऐसे ही जो ज़मीनों में हमारे सब्ज़ी होती है, उसमें जैसे ये भान देते हैं बाहर का, यूरिया है या वो DAP है, बहुत सारे उनकी दवाइयाँ आ जाती हैं। काफ़ी लोग जैसे आमदनी ज़्यादा लेते हैं तब वो दे देते हैं, लेकिन हमारे गांव में जो हम खाते पीते हैं, जैसे पल्ली है और सब्जियां है, सारी हम भान बिल्कुल वही देते हैं जो हमारी भैंसों का होता है, क्योंकि उसमें कोई बीमारी नहीं है, वो हमारे घर का है। बाहर का जो भान आता है उनको देते हैं, वो सही नहीं है, वो जो है केमिकल है। वो जैसे फैमिली में मतलब वो ताकत नहीं रखती, वो मतलब सेहत नहीं देते, बीमार लोग हो जाते हैं। बाहर की जो सब्जियां हैं उनको लगाते हैं बहुत सारी, वो सब्जियां उगलती तो ज़्यादा है लेकिन वो केमिकल में
वो जाती है, वो सही नहीं है हमारे लिए। हम यही पसंद करते हैं अपनी। और मैं ये कहूँगी सबको कि ज़्यादा तक ना अपना जो हमारे बड़े बड़े घर है ना, थोड़ी थोड़ी सब्जियां अपने घर में रख लें तो ये बेहतर है। ज़्यादा तक लोग ऐसे करते हैं, बड़े घर नहीं छोटा सा घर बना लेते हैं, कहते हैं ये साफ़ भी जल्दी हो जाएगा और जो है ना कुछ करेंगे भी नहीं, मतलब ऐसे ही बैठे बैठे भी बीमार हो जाते हैं लोग। और जो ज़मीनों का काम करते हैं, सब्जियों का, पौधों का, वो खुश भी बहुत रहते हैं। इट्स गुड कि आप सब लोग जो बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी पावरफुल, और सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना क्लियर हैं अपने वर्जन नैरेटिव में। मैं सिर्फ सवाल ये करना चाहता हूँ, आई बिलीव व्हाट यू आर टॉकिंग, आप जो बात कर रहे हैं मैं कंप्लीट इस पर बिलीव करता हूँ। और मैं ये सिर्फ क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्योंकि हम ये फेस्टिवल करते हैं और आप इतनी अहम गुफ्तगू कर रही हैं, और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर दें तो लोग जमा हो जाते हैं, पर इतनी संजीदा जब काम की बात हो रही होती है, जब उनके फ़ायदे की बात हो रही होती है, जो कि अर्थ के साथ भी उनको हार्मोनाइज कर सकती है और उनके अंदर भी ये समझ बुझ एक जिम्मेदारी पैदा कर सकती है धरती के लिए, पहाड़ों के लिए, आखिर वो क्या बैरियर है कि ये हमारे जो नौजवान हैं या और जो आपकी हमारी एज के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद तो हैं इस फेस्टिवल में, पर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं सुनना चाहते एक बड़ी तादाद में। और ना सिर्फ यहाँ पे, जनरली भी हम गाँव चले जाएं, शहरों में चले जाएं, ये लोग पहाड़ों की, जंगलों की, दरियाओं की बात होती है तो 10 लोग 100 लोग जमा हो जाते हैं मैक्सिमम, और जब आप कोई नॉनसेंस बात करो तो लाखों जमा हो जाते हैं। एक सियासतदान की बकवास सुनने के लिए लाखों लोग जमा हो जाते हैं, पर आप जैसे अच्छे लोगों की जो धरती की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसके सेवियर्स हैं, उनकी बात सुनने ये क्यों नहीं समझ रहे हैं लोगों के अंदर आखिर क्या ये बिगाड़ है, क्या खलल है, वो आप कैसे देखती हैं या आप रहमान कैसे देखते हैं, हम सुनना चाहेंगे। और आई वांट देम टू लिसन टू कि ये क्या है कि बकवास सुनने के लिए तो हम तैयार हैं, काम की बात क्यों नहीं सुनना चाहते हम। ये जो लोग हैं ना, मतलब फैशन में चले गए हैं, ये नहीं देखते कि हमारी सेहत के लिए क्या है। हमारे गांव में जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, वो इनको कोई कदर नहीं है। ये जो है ना, अगर वो ही आप जैसे कह रहे हैं हल्ला गुल्ला हो या कोई किसी की बात हो, स्टेज पे आ जाए, कोई सिंगर है या कोई भी है मशहूर, उनके लिए आ जाएंगे। जो गांव की मतलब बातचीत है ना, वो नहीं सुन रहे। इस वजह से ही ये माहौल ऐसे ही हो गया है, कदर नहीं करते हैं। शहर के लोग जो है ना मुंह मोड़ लेते हैं गाँव के तरफ से। ये मुझे लगता है कि मीरा जी ने बहुत अच्छे से उसको सारे को ना एक समराइज़ कर दिया है। जो इन्होंने पहले कहा कि फ़ैशन बदल गया है, तो मुझे लगता है कि सैफ वाकई एक फ़ैशन बदल गया है, और उसने क्या किया है, उसने एक जुड़त हमारी शायद कम कर दी। हम क्यों नहीं सुनना चाहते, ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं सुनना चाहते। जैसे इन्होंने कहा कि गाँव में शायद लोग अभी भी सुनते हैं, हम लोग अभी यही जो फ़ैशन के अंदर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं, उनको डॉक्यूमेंट करते हुए बहुत से रिमोट जगहों पे गए। मिट्टी में हम गए तो वहाँ पर सब लोगों ने बात सुनी, उन्होंने ऐसा नहीं कि समझी, उन्होंने हमें समझाई, और उनको सब पता है और उनको सब समझ है। ये समझ उनको कहाँ से आ रही है, जुड़ने से आ रही है। ज़मीन से जब वो जुड़ते हैं, दरिया से, नेचर से जुड़ते हैं। हम यहाँ पर जैसे आपने कहा कि क्यों हम नहीं सुनना चाहें, मुझे लग रहा है कि लोगों का या जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनका रुझान इसलिए नहीं है कि कॉन्स्टेंटली हमें ये समझाया जा रहा है कि जो तवज्जो देनी है वो इस तरफ देनी है, वो कुछ और है। हर वक्त इवन हमारी जो एजुकेशन है वो भी हमें जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, जो इंसान प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें इस नेचर के साथ तो जुड़त नहीं है। क्योंकि जो सारा सिस्टम है, ये जो ज़्यादा बनाने का सिस्टम है, ये जो सारा सिस्टम इस वक्त है मौजूद दुनिया में, उसका तो सर्वाइवल नहीं होगा ना कि अगर हम नेचर से जुड़ जाएंगे तो एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगी। एक ताकतवर एक हल्का है, उसको अगर एक पहाड़ सामने अगर कोई नज़र आ गया, उसने सब खोद के निकालना है, तो वो तो ऐसा ही नैरेटिव रखेगा, हम सब पे यकीन करें कि प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा बनाना कैसे ज़रूरी है। भैंस जो है उसको दूध हमने ज़्यादा लेना है, और फिर वही जो शुरू जैसे हमने बात की कि किसका फ़ायदा सबसे ज़रूरी है,
इंसान कोई एक तुरम खान है, एक जो ह्यूमन एजेंसी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हमें ज़्यादा दूध निकालना है तो फिर जो भैंस का बच्चा है उसको भी नहीं पिलाना। और हालांकि जैसे उन्होंने कहा मीरा ने कि वो तो उसको वो भी पिए, वो अपना हिस्सा ले, हम उसमें से अपना हिस्सा लें, सब मिल बांट के जो है वो एक चीज़ को इस्तेमाल करें। लेकिन जो दूसरी तरफ है सारा सिस्टम, वो ये तो चाहता है कि उसको टीका लगाएं क्योंकि उससे ज़्यादा निकाल सकें। ज़मीन है उसमें केमिकल्स वाली खादें भर भर के डालें, ज़मीन जो है वो जीती जागती ज़मीन को हम बेजान कर दें, उसका सत्यानाश कर दें, हवा आलूदा कर दें, पानी आलूदा कर दें, लेकिन हम उसको निचोड़ लें, सब निकाल लें। तो ये जो सारा सिस्टम, ये जो सब एक सोच है, ये वाली जो सोच है, ये फिर कॉन्शियसली हमें तोड़ रही है अपनी नेचर से और इन सारी चीज़ों से। जब हम टूटते हैं तो फिर हमारा दिल नहीं करेगा कि ऐसी हम बातें सुनें। एक आखिरी चीज़, मैं इस गुफ्तगू को एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आई एग्री टू यू कि एक डिटेचमेंट है फितरत के साथ, और हम अभी इस डिटेचमेंट की वजह से ज़ाहिर हम दूर हो गए हैं, हमारी जो कॉन्शसनेस है वो बड़ी डिस्टर्ब है। मेरा सवाल ये है कि इसमें आप कितने होपफुल हैं, आप सब लोग, कि हम ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन, क्योंकि हमें भी याद है जब हम बचपन में भी किसी अच्छे काम के लिए गैदर होते थे तो चंद लोग ही होते थे, और मदारी के पीछे बहुत सारे लोग होते थे, ठीक है, ये हमने देखा है बचपन में। सो आज भी वैसे ही, वक्त नहीं बदल रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक तो होपफुल कितने हैं अपनी चीज़ को लेके, कि जाहिर है आपने तो जिम्मेदारी ली, आप आके पब्लिक में बात करते हैं, आप अपने इस काम को स्प्रेड कर रहे हैं। यू आर नॉट जस्ट डूइंग फॉर योर विलेज, बट यू आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस टू, यू आर लिविंग इट एंड गिविंग अस दिस सेंस ऑफ रियलाइजेशन टू लिव विद दिस। मेरे दो सवाल हैं, एक तो आप कितने होपफुल हैं, दूसरा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में भी ये होता होगा, मैंने बहुत सारे एक्टिविस्ट एनवायरमेंटलिस्ट देखे हैं जो कि नाम के हैं, जिनका पर्पस होता है कि हम किसी एनजीओ से, किसी ब्रिटिश काउंसिल से, किसी यूएन से ग्रांट पकड़ लें और फिर एक प्रोजेक्ट फैंसी सा बना दें, और उस फैंसी प्रोजेक्ट का रिजल्ट ये होता है कि वो कुछ असर नहीं छोड़ता है। क्या कहीं ये भी है कि जब आप जैसे लोग जेन्युइन काम कर रहे हो और वहीं से इसी तरह की एजेंसीज उनकी ग्रांट बस फॉर द सेक ऑफ ग्रांट हो, कि मैं दरिया बचा रहा हूँ, मैं पहाड़ बचा रहा हूँ, मैं मछली बचा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये धंधा भी चल रहा हो, उनको बात अच्छी करनी आ रही हो, जब उनके अंदर में नियतन वो सच होगा ही नहीं तो लाखों लोगों को भी सुनाए वो असर नहीं करेगा। ये मैंने देखा है, जब सच्चा सुर लगता है अलन फकीर का तो लाखों लोग सुनते हैं, बाकी बहुत बड़े उस्ताद गवैये भी बैठ जाएं तो 3 लोगों से ज़्यादा नहीं जमा होता, ऐसे भी हमने रंग देखे। तो आई वांट टू नो दिस के ये जो है एक फेक एक्टिविज्म, झूठा एक्टिविज्म, और वो बड़ा मास्टर होता है, ग्रांट भी ले जाता है क्योंकि लिखाई बड़ी अच्छी होती है उसकी, सोशल मीडिया अपीयरेंस बड़ी ताकतवर होती है, उनके ख़ानदान के नाम होते हैं पीछे, उनके प्रोजेक्ट झूठे ऐसे होते हैं कि वो ग्रांट ले जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि लोग फिर एतबार नहीं करते हैं क्योंकि वो तो अपना काम कर जाते हैं। आज उन्होंने मछलियों पे काम किया, दरिया पे काम किया, फैशन पे काम किया, कल को उनको एक और प्रोजेक्ट मिल गया, उन्होंने तो अपनी सारा इंटरेस्ट यहाँ से हटा दिया क्योंकि वो तो उस दुनिया के लोग ही नहीं थे। तो ये आप लोगों को कितना डिस्टर्ब करता है, जेन्युइन लोगों को कितना डिस्टर्ब करता है सब, और इन जनरली इसका कितना नुकसान होता है। आप इस होपफुल की भी मुझे बात बता दीजिए, और नुकसान कैसे होता है सही काम का और जाली प्रोजेक्ट का, बिकॉज दोनों के लिए डोनर बैठे हुए हैं, क्योंकि डोनर को भी चाहिए कि कोई धंधे वाला आदमी भी ले ले ताकि उसको सुनने वाले भी तो हों, क्योंकि डोनर भी मदारी की तलाश में होता है कि एक मदारी हो जो कि लोग मुझे जमा करके दे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो आप चाहते हैं मैं पहले जवाब दूं या आप लोगों में से कोई पहले कमेंट करना चाहेंगे? जी आप बताएं। हाँ अच्छा, एक तो सैफ आपने उम्मीद का पूछा कि कितनी होप कितनी है, कितनी उम्मीद है मुझे या हम सबको जो यहाँ बैठे हैं या और भी अगर लोग काम करें। तो हाँ, शुरू में ऐसा तो ये है कि मायूस तो मैं कभी नहीं हुआ और हम सब नहीं हुए। अगर मायूस हो जाते शुरू में ही तो शायद ये काम शुरू ही नहीं करते और सोचते भी ना। उम्मीद तो हमेशा से थी, लेकिन उम्मीद बड़ी बहुत ज़्यादा है। और कब से बड़ी है? जब से ज़्यादा जुड़ना शुरू किया है। पहले तो वही वाली बात जिससे मैंने शुरू भी की थी कि हमने सोचा कि हमें जो है ना, हालांकि हम सब ने, मैंने, आपने, हम सब ने मिलकर इस ज़मीन का सत्यानाश किया, फिर हमें एकदम वही किताबें पढ़कर उन्हीं में से तरीके निकाले हमने और हमने इसका सत्यानाश कर दिया। फिर हम ही ने सोचा कि हम इसको ठीक करें, और हमने ये भी सोचा कि हम ठेकेदार हैं, शायद हम कुछ ठीक कर लेंगे या हम ही कुछ कर लेंगे। तो तब भी उम्मीद थी, लेकिन फिर जब
जाकर देखना शुरू किया कि लोग तो हमेशा से कर रहे हैं काम, ये जीवन हमेशा से है, ऐसे वो गुजार रहे हैं। वो जैसे जिसको कहते हैं हम कि ज़मीन का सत्यानाश हुआ है या किया, वो हम ही ने किया है। हम बहुत पढ़े लिखे लोगों ने, अर्बनाइज्ड एंड देन ऑल्सो कोलोनाइज्ड लोग जो सब और जो एक सिस्टम का हिस्सा हैं, हम जो सारी एक मॉडर्न एजुकेशन लेके भी आ रहे हैं। एजुकेशन हमें शऊर भी दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम पढ़ लिख कर बिल्कुल सोचें कि जो एक इंडिजिनस एक फोक विजडम है उससे बिल्कुल टूट जाएं, तो फिर वो क्या करता है और उससे जुड़ना कितना ज़रूरी है। उम्मीद जो है अब बहुत ज़्यादा है, और वो उम्मीद आई है इन्हीं से जो मेरे साथ लोग बैठे हैं, और उम्मीद आई है जब मैं कहीं ऐसी जगहों पर गया हूँ, जैसे हम बगोदड़ो गए, बहुत एक रिमोट जगहों पर, जहाँ पर मैंने लोगों को देखा कि लोग अभी भी वो काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है ज़माना बदल रहा है, फ़ैशन बदल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे साथ जो दोस्त हैं, हम सबको लगता था कि हमारा बहुत एक पैशन है, हमें तो ये करना है ना, तो हमने एक ठान ली है कि हमें करना है। लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने ठान ली है या उनका पैशन है। उन्होंने ऐसे कहा कि उन्हें इसलिए ये करना है क्योंकि ये जो मदर नेचर है, जो हमें पाल रही है, जिसकी गोद में हम खेल रहे हैं, ये उसको हमें देना ही देना है। उनके लिए तो कोई और जीवन ही नहीं है। उनको यही है कि ये जीवन हमने ऐसे ही गुजारना है। उनको ऐसा लगता है कि और कोई तरीका कैसे हो सकता है जिसमें हम इस सब को ख़राब करें या इसके सामने खड़े हो जाएं और इसको मुकाबले में खड़ा कर लें या इससे कुछ निचोड़ रहे हों। हमें तो इसके साथ मिलजुल के रहना है। तो इससे तो उम्मीद बहुत जाग रही है कि लोग कर रहे हैं, और फिर उम्मीद और ये जो जुड़त है, यही उम्मीद जगा रही है, ज़बान से जुड़त। मैं ये ज़रूर कहूँगा, हाँ मुझे लगता है ऐसा कि मुझे बार बार कहना चाहिए कि सिंध में आके बहुत उम्मीद बढ़ी है, बहुत ज़्यादा। सिंधियों का अपनी ज़बान से जो जुड़ाव है, हम तो बिल्कुल कट गए हैं। मैं अपने पंजाब में अगर किसी गांव में भी जाऊं तो वहाँ पे हमारे किसी प्राइमरी स्कूल में भी जो है बच्चे पंजाबी नहीं बोलते। हमें कुछ और बनना है, और कुछ और बनने की उस लगन में हम पता नहीं क्या बनी जा रहे हैं। और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में लोग सिंधी में आपस में बात करते हैं। अब ये मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे खुद ही एहसास हो रहा है कि ये ऐसे कोई अनोखी बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ मेरे लिए बहुत अनोखी बात है कि सब लोग अपनी ज़बान में बात करें। तो जब लोग अपनी ज़बान में बात करते हैं, अपनी ज़बान से जुड़ते हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं ये हम सब ने देखा है। आप तो उसको जी रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं। तो आप लोगों से मिलकर, आप लोगों के दरमियान आकर उम्मीद बहुत बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जो जुड़त है। उसके बाद अगली बात जो आपकी है कि वो एक जो एक्टिविज़म के नाम पे जो हो रहा है ना, वो भी वही बात है कि हमने यहाँ पर तो जीवन गुजर रहा था, यहाँ पर लोग तो ज़िंदगी गुजार रहे थे हमेशा से। हम ही ने, पढ़े लिखे लोगों ने सोचा कि ऐसे नहीं ऐसे जीना है, तो फिर हमने कुछ और जीना शुरू किया और इसको ख़राब कर दिया। फिर हम ही अब उठ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इसको नए सिरे से जिएंगे, और हमने कुछ झंडे पकड़ लिए हैं। एक ने कहा कि मैंने, जैसे आपने कहा, दरिया बचाने हैं, किसी ने मछली बचानी है, किसी ने फैशन बचाना है। तो सब हम ये बातें करते हैं। तो कब ऐसा होगा कि ये सिर्फ बातें रहेंगी और कब इसका कोई फ़ायदा होगा? तो उसकी भी वही बात है कि जुड़त से, शायद कि एक तो ये तरीका है कि मैंने ही इसको सबको ख़राब किया है। मैंने जो एक पढ़ा लिखा, हम सब जो हैं, हम सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने इसको ख़राब किया है, और उन्होंने एक नई मूवमेंट शुरू कर दी है जो अब सस्टेनेबल फैशन की है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की है और आर्किटेक्चर की है। तो उसमें फिर हम सोचते हैं कि कोई या तो दो ऑप्शंस हैं, कोई एक नया कुछ हमने शुरू करना है, ज़ीरो से कोई नई ही मूवमेंट शुरू करनी है। तो फिर वो किस लिए होगी? वो तो फिर शायद इसीलिए होगी कि सिर्फ एक वही एक्टिविज़म भी चलता रहे, और वो ये कि मेरी ही एक जंग होगी ना, मैं लड़ रहा हूँ, उसे मेरी भी लीडरी हो साथ में कि मैं उसको लीड करूँ और उसको मैं आगे चला रहा हूँ। और उसमें फिर हम मटेरियल्स नए बना रहे हैं। अभी यहाँ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के वो हमारे दोस्त बैठे हुए थे कि यहाँ पर बड़ी रिसर्च हो रही है। अब कोई सस्टेनेबल मटेरियल हम बनाते हैं, कोई ऐसा मटेरियल जिससे कपड़े ऐसे बने जो बहुत ज़्यादा लंबा चलें।
तो वो मटेरियल्स किस तरह के बन रहे हैं सस्टेनेबल फैशन के नाम पर? वो भी ऐसे मटेरियल्स हैं, वो चलेंगे तो शायद लंबा बहुत, लेकिन वो क्या वो डिस्पोज कैसे होंगे, उनकी आफ्टर लाइफ बाद में क्या है? वो तो डंप ही क्रिएट कर रहे होंगे। हम प्लास्टिक को रीयूज़ कर रहे हैं, रीयूज़ करके भी हम उसको क्या कर रहे होंगे। हम एक यूनिवर्सिटी में गए लाहौर में, वहाँ पर उन्होंने हमें बुलाया कि आप देखें यहाँ के स्टूडेंट्स ने सस्टेनेबल फैशन का एक प्रोजेक्ट किया है। तो उन्होंने जो स्ट्रॉ हैं, हम वो जो प्लास्टिक स्ट्रॉ बोतल पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सब को मिलाकर वीव करके कोई एक कपड़ा बना रहे थे कि ये हम इस तरह की जैकेट्स पहनेंगे तो इसका मतलब है कि ये डंप में नहीं जाएगा, वेस्ट को यूज़ कर लेंगे। तो वैसे ही हमें लगा कि वो बड़े हमें साफ़ लग रहे हैं ना, तो उन्होंने धोए होंगे यूज़ किए हुए स्ट्रॉज ताकि उसको रीयूज़ कर लें। लेकिन पूछने पे पता चला कि वो तो उन्होंने नए ख़रीदे हैं। तो रिसाइकलिंग के नाम पर क्या हो रहा है, इसको भी हमें देखना ज़रूरी है कि इसीलिए इस गुफ्तगू का हमने मौजू भी यही रखा है कि पहले तो अनलर्न करें, हम जो सीखा है अब तक उसको थोड़ा सा भुलाने की भी कोशिश करें, क्योंकि हम कुछ शायद ज़्यादा सीख गए हैं। हम जब ज़्यादा सीख गए हैं तो अब सारी चीज़ें अपने आसपास ही घुमा रहे हैं। तो एक तो उसको अनलर्न करें, फिर उसके बाद रीलर्न करें उनके साथ जो एक इंडिजिनस लाइफस्टाइल है, जो हमेशा से यहाँ पर सारी चीज़ों के साथ, हवा पानी नेचर के साथ हार्मनी में हमेशा से सेल्फ सस्टेन कर रहा है, और वो एग्जिस्ट यहाँ से हमेशा से कर रहा है, और वो हमेशा सस्टेन करने के लिए है। वो सब मिलकर अगर यूँ रहेंगे तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उस बात का कि वो उसमें ये फ़र्क होगा। अभी हम जब 2 हफ्ते पहले हम गए थे थर, तो वहाँ पर भी एक घर में हम गए, वहाँ पे चौरा बना हुआ था। आपने देखे होंगे चौरे, किसने देखा है चौरा? कैसा होता है? हाँ ठीक है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं, जो घर चौरे हैं, ये भी समझ गए हैं ना। तो वो चौरे बने हुए थे, तो अब मैंने देखा उन्होंने कुछ लोगों ने साथ ना पक्के भी घर बना लिए। तो उनसे पूछा कि आपने ये भी बनाया हुआ है साथ में, ये क्यों बनाया? अगर पक्का बना लिया तो पुराने वाला तो गिरा दें। तो उन्होंने कहा कि जब बहुत गर्मी होती है तब भी हम चौरे में चले जाते हैं, तो जब बहुत सर्दी होती है तब भी हम इसमें चले जाते हैं। तो मैंने पूछा कि भाई फिर आपने इतने पैसे लगा के पक्का क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा जो पढ़े लिखे बाबू और पढ़ी लिखी जो NGOs की बाजियाँ आती हैं वो हमें बताती हैं कि ये जो है ना, ये आप लोग जिसमें रह रही हो तो गिर जाएगा या ये मजबूत नहीं है, तो पक्का बना लो। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप तो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जब ज़्यादा गर्मी है और जब ज़्यादा सर्दी है, हर मौसम में तो फिर चौरा ही काम आ रहा है, तो फिर पक्का क्या वाकई ज़रूरी है? क्या वाकई वही बचा रहा है सारी मौसम की शिद्दत से? या फिर ऐसा तो नहीं है कहीं कि मैंने या सैफ ने या हमारे किसी और दोस्त ने वो ईंटों की फैक्ट्री बना ली और मैंने सोचा कि ईंटें कैसे बेचूंगा, तो फिर मैंने सोचा कि जो चौरे में रह रहे हैं ना, इनको मैं ये एहसास दिलाता हूँ कि ईंटें ज़रूरी हैं, पक्का घर ज़रूरी है, तो फिर उसको ईंटें बेच दी। फिर साथ में कुछ जो लोहे की किसी ने फैक्ट्री बनाई है, उसने वो अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, तो उसने हमें ये एहसास दिला देना है कि लोहा कितना ज़रूरी है, सरिये का इस्तेमाल और ये जो इंडस्ट्रियल मटीरियल है उसका एक घर के तामीर में इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। और वो फिर जब घर बनेगा तो वो हमें इंडस्ट्रियल समाज को कितना सूट कर रहा है कि फिर उसमें गर्मी लगेगी, उसमें फिर पंखा भी बिकेगा, फिर उसमें AC भी बिकेगा, फिर उस घर में आपकी सब्जियां भी ख़राब होंगी क्योंकि टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकता ना, उसमें वो बना ही नहीं, उस माहौल के लिए बना ही नहीं है, फिर आपकी फ्रिज भी बिकेगी। तो मुझे यूँ लगता है कि हमें ये भी सोचना है कि जो है ना वो हम ग्रीन वॉशिंग कितनी हो रही है, सस्टेनेबल फैशन के नाम पर क्या हो रहा है, या जो भी हम सीख रहे हैं उसको थोड़ा सा भुलाएं भी, थोड़ा अनलर्न करें, और जो जीवन एक नए सिरे से एक नई चीज़ शुरू करने की बजाय जो पहले चीज़ें हैं हमारे आसपास हैं उनको ज़रूर देखें, उनसे जुड़ें। हमारे इस प्रोजेक्ट में भी जो हम चीज़ें कर रहे हैं या देख रहे हैं, या और भी बहुत सी चीज़ों पर सैफ काम कर रहे हैं, ज़बान के लिए कर रहे हैं, आर्ट के लिए कर रहे हैं, और भी बहुत से दोस्त हैं मिल के काम कर रहे हैं। उसमें हम बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आकर हमें नई टर्म्स बताते हैं, और फिर वो हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग थे जो हमें ये कह रहे थे कि हम वहाँ पे जाएंगे, इन लोगों को हम बताएं, इनमें जाके इनको हम समझाएं कि कैसे जीना है। तो मुझे ये लगता है कि नहीं, हम उनको बताएं या समझाएं नहीं, हम उनसे सीखें। हम ठीक है हम पढ़ें, पढ़ाई से हम चीज़ें नई नई सीखें, उससे हमें शऊर आएगा, लेकिन वो शऊर लेने के बाद
किसी और ही दुनिया के बारे में नहीं सोचें, एक नई बनाने के बारे में थोड़ा सा अपने अंदर भी देखें, हमारे अंदर है वो, और अपने आसपास भी देखें, हमारे आसपास हैं, सब है वो एक जीवन है जो ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, वो सीखें। तो बस यही आज की इस गुफ्तगू का भी यही था एक जो मकसद भी, कि हम जो नई चीज़ें सीखने के साथ साथ जो पहले से यहाँ पर हो रही हैं उनको सीखें, उनके साथ जुड़ें और एक ऐसा जीवन बिताने की कोशिश करें, वो चाहे पहनने ओढ़ने की चॉइसेस में है, खाने पीने की या घर बनाने की, एक ऐसा जीवन हो जो इस सारे एक माहौल के साथ हार्मनी में हो, सब जिसमें को एग्जिस्ट कर सकें, किसी की एग्जिस्टेंस किसी दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए ख़तरा ना हो, और सबसे ज़रूरी कि हमारी एग्जिस्टेंस जो है ना वो बाकी सबकी एग्जिस्टेंस के लिए ख़तरा ना हो। बहुत शुक्रिया।